नमस्कार साथियों, उम्मीद है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 की जो आरजे टेस्ट सीरीज का पेपर है, रेगुलर सीरीज का आपका 18वां और टोटल आपका 21वां पेपर आज आयोजित किया गया। इस पेपर में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने शामिल किए हैं, लेकिन उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अलावा भी हमने 10 प्रश्न ऐसे जो मैं आपको इस टेस्ट के जो व्याख्या पार्ट पे आए हैं उससे पहले मैं आपको 10 प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में हमने उसको शामिल नहीं किया है। उम्मीद है आगे वाले प्रश्न पत्रों में एक ऐसा परीक्षा से पहले एक ऐसा अंतिम एक प्रश्न पत्र आपको बना के डालें फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें लगभग जो भी हमको इम्पोर्टेंट प्रश्न लगते हैं, चाहे वो समसामयिक के हों या ट्रेडिशनल सिलेबस से हों, तो उनका एक अलग से पीडीएफ बना के आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जब भी पढ़ें इन 10 प्रश्नों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो वो 10 प्रश्न कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक आरएस प्री की टेस्ट सीरीज में हम आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। तो इससे संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पता चल जाएगा, और नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज़ के नाम से, उसका लिंक दे रखा है। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पे दे रखा है, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे दे रखा है। कुछ पेपर्स भी हमने यहाँ पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए हैं, तो वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि आरजे टेस्ट सीरीज़ का जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे उस पर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में पेपर हमने डाल रखे हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्टोर पे जाओगे तो स्टोर पे जो ऑफ़र बना के डाल रखा है उसमें भी 2-2 3-3 पेपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल व्यू के लिए डाल रखे हैं। तो आप यदि कोई कोर्स को परचेज़ नहीं कर रखे हैं तो भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के पेपर की शुरुआत करते हैं। कि पहले तो मैं जो रेगुलर सीरीज़ है उस पर आऊँ उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न बता दूं, जैसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारी तरफ से बनते हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो है 6वें वित्त आयोग से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछना चाहिए। 6वें वित्त आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक टेस्ट में बताया था, प्रद्युम्न सिंह 6वां वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है। अशोक लाहौटी जो बीजेपी के सांसद हैं, एमएलए हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से, वो इसके सदस्य हैं। और भीम विधानसभा क्षेत्र के एक पूर्व कांग्रेस विधायक हैं लक्ष्मण सिंह जी। इन दो को इसका सदस्य बनाया है। प्रद्युम्न सिंह इसका अध्यक्ष है, अशोक लाहौटी और भीम के पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह जी इसके सदस्य, अर्थात 3 सदस्य आपका 6वां वित्त आयोग है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 में इसका उल्लेख है। पहला प्रश्न। दूसरा जो अनुमानित प्रश्न है, बजट घाटा कितना % है? मैंने आपको 2-3 प्रश्न पत्रों में पहले बता दिया है। 3.98%, 3.98% आपका बजट घाटा रहा है। उसको फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न जो अनुमानित है वो बजट में वृद्धि दर के बारे में आपको पूछ सकता है। पशुधन में वृद्धि दर कितनी रही? -1.95% शायद उसकी वृद्धि दर रही है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आपके आने की संभावना है वो प्रधानमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना या राजस्थान के संदर्भ में जो चिरंजीवी योजना लागू हुई है उससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में आपको पूछेगा। केंद्र में राजस्थान के कितने मंत्री हैं? मैंने आपको जो पिछला 17वें नंबर का प्रश्न पत्र था उसमें भी हमने ये डालने की कोशिश की। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें से आपके जो 35 सांसद हैं, 25 बीजेपी के, कांग्रेस के, और जो आपके 25 लोकसभा में से और 10 राज्यसभा में, इन 35 में से 4 आदमी जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 आपके राज्य मंत्री हैं। ओम बिरला जी हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, लेकिन वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, वो एक संसदीय पद है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो परीक्षा में
महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्य विधानसभा में महिला सदस्य कितने हैं? जैसे पहले 25 थे, अब 26 है। तो वर्तमान राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान रखना 26 महिलाएं हैं, और प्रतिशत में पूछे तो संपूर्ण जो विधायक हैं उनके 13% महिलाएं राजस्थान विधानसभा में बैठी हैं। प्रति व्यक्ति आय के बारे में निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में आपको एक प्रश्न मिलना चाहिए। और 2020-21 की आर्थिक वृद्धि दर के बारे में अब आपको ध्यान रखना है, -6.61% इसकी वो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में भी आपको पूछ सकता है। और राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो इस प्रकार ये 10 प्रश्न हैं, वो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे साथियों, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे, अब जो रेगुलर सीरीज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान के आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1981 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में जगमोहन की नियुक्ति मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की सलाह के बिना की गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है। 1988 में पश्चिम बंगाल के टीवी राजेश्वर राव को मुख्यमंत्री ज्योति बसु के सलाह के बिना किया गया है। अब ये प्रश्न क्यों शामिल किया है? क्योंकि आमतौर पे ये परंपरा, जितने भी आयोग बने हैं वो ये कहते हैं कि यदि किसी भी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति करनी हो तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से एक औपचारिक उसकी सहमति ली जानी चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इस वजह से ये कंट्रोवर्सी आमतौर पे डेवलप हो जाती है। एक तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें यह है कि आमतौर पे ऐसा माना जाता है, ऐसे आयोग सिफारिशें करते आए हैं, विभिन्न प्रकार के आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विवेचन करते हैं, वो आमतौर पे ये बताते आए हैं कि किसी भी राज्य के स्थानीय नागरिक को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसका भी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसलिए देखिए, एस.सी. मुखर्जी, 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एस.सी. मुखर्जी जो पश्चिमी बंगाल के थे, और पश्चिमी बंगाल में ही इनको मुख्य जो है राज्यपाल बनाया गया। डॉक्टर कर्ण सिंह जी थे, जम्मू कश्मीर के थे, और जम्मू कश्मीर में ही इनको राज्यपाल बनाया गया। और पंजाब में उज्ज्वल सिंह जी को भी संबंधित राज्य का निवासी होने के बावजूद राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये स्टेटमेंट नहीं किया गया था, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये दे रखा है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि इनको किया गया था वहाँ पे। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। व्याख्या वाला पार्ट जो है वो आपको अपने PDF में मिल ही जाएगा, जो आपने कोर्स परचेज कर रखा है उसमें। और आमतौर पे लगभग सारा सा ही मटेरियल हमने उस पर डाल रखा है। तो आगे दूसरा प्रश्न सॉरी, राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहला है, बलिराम भगत राज्य के ऐसे राज्यपाल थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। तो बिल्कुल सही बात है कि बलिराम भगत राज्यपाल बने, उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। मदन लाल खुराना राज्य के ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, बिल्कुल सही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी सही है। राम नाईक राज्य के ऐसे राज्यपाल नहीं थे जो पद पर रहते हुए मरे, क्योंकि 4 राज्यपाल ऐसे हैं जो पद पे रहते हुए मरे थे। वो कौन कौन से हैं? 1998 में दरबारा सिंह जी मरे, निर्मल चंद जैन 2003 में मरे, SK सिंह 2009 में, और प्रभा राव 2010 में। ये 4 राज्यपाल ऐसे हैं राजस्थान के जो पद पे रहते हुए मरे थे। राम नाईक का पद पे रहते हुए मृत्यु का कोई रेफरेंस नहीं मिलता। अगला तीसरा प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 3 बार नहीं 4 बार लगा है। अभी इसका नीचे रेफरेंस आपको मिल जाएगा। राज्य में सर्वप्रथम अस्पष्ट बहुमत 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा, तब हुआ था। राज्य में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण हरिदेव जोशी सरकार को बर्खास्त किया गया था। ये तो स्टेटमेंट आपके सही हैं। 1980 व 1993 में राष्ट्रपति शासन के दौरान भैरव सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त किया गया था, ये भी आपका सही है। अब देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे, ठीक है। वेदपाल त्यागी के समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, और रघुकुल तिलक जो हैं तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब रघुकुल तिलक हमारे राज्य के राज्यपाल थे। 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सर्वाधिक समय तक जो राष्ट्रपति शासन लगा वो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय 4थी बार लगा। और 1993 में जो बाबरी मस्जिद के कारण राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्य के राज्यपाल M चन्ना रेड्डी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रघुकुल तिलक राज्य के ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने राज्य में 2 बार राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। ये बिल्कुल सही है। भैरव सिंह शेखावत राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका राष्ट्रपति शासन लगने के कारण 2 बार मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त होना पड़ा 1980 और 93 में, आपको पता है। राज्यपाल रघुकुल तिलक के समय राज्य में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा, नहीं रघुकुल तिलक नहीं था, एम चिन्ना रेड्डी था अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय। तो 1992-93 का राज्य में लगा राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक लंबा समय था, बिल्कुल सही है। और आपके भैरव सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, रघुकुल तिलक नहीं, एम चिन्ना रेड्डी राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक का कथन ए, दूसरे का कारण आर नाम दिया गया है। अभिकथन 1 है, सरकार या कमीशन के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है, तो ये बिल्कुल सही है। सरकारी आयोग ने ये सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करनी हो तो केंद्र सरकार को जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त करके किसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से उसे सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने यह भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति संबंधित राज्य का मूल नागरिक है तो उस राज्य में राजनीतिक हस्तक्षेप को दूर करने के लिए उसी राज्य में उसको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और ये संबंधित राज्यों में ऐसा मामला सामने आया था और संवैधानिक गतिरोध वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये सरकारी आयोग ने अनुच्छेद 356 को कम से कम यूज करने का सिफारिश की थी, हालांकि माना नहीं गया था। तो दोनों कथन सही हैं और दोनों जो कथन है उसका कारण व्याख्या भी सही तरीके से करता है। 6ठा प्रश्न है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची व एजेंडा मुख्यमंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 363 में 263 में ये साफ साफ लिखा हुआ है। राजस्थान राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल अपने मन से किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त नहीं कर सकता है, कर सकता है भाई। यदि मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र समझा जाएगा। ऐसे नहीं कि मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया और गृह मंत्री बने हुए अपने पद से, ऐसा नहीं होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, उसके तहत यदि मुख्यमंत्री पद त्याग करता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल बर्खास्त माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7वां, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है। हीरालाल देवपुरा का सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहे, लगभग 14 दिन उनका समय था। भैरव सिंह शेखावत देश के 11वें उपराष्ट्रपति बने, ये भी सही है। यहाँ पे शेखावत जी को मुख्यमंत्री से संबंध क्यों किया गया है? क्योंकि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी तो रहे हैं। चौथा जो विकल्प है वो आपका उत्तर होगा। बरकतुल्ला खां भारत पाक युद्ध के समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो बरकतुल्ला खां जो है नहीं थे, तो नहीं थे आया है, इस वजह से ये गलत हो गया। क्योंकि बरकतुल्ला खां ही भारत पाक युद्ध के समय 1971 में जो हुआ था उसमें राज्य के राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे और उनका पद पे रहते हुए मृत्यु भी हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, यदि आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके सब के लिंक डाल रखे हैं। हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ऐप है आरजे टेस्ट सीरीज़ का, उसका लिंक भी डाल रखा है, वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी स्टडी को तैयारी जो है बूस्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको यदि आप वो कोर्स परचेज करते हैं तो ऑनलाइन आपको टेस्ट सबमिशन का ऑप्शन उपलब्ध होगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको उसका प्रिंट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं, आपको वीडियोज़ भी संपूर्ण जो हमारी टेस्ट हुए हैं अभी तक 21 जो हो चुके हैं उनके बारे में भी आपको पता चलता रहेगा। आगे देखिए,
8वां प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मोहनलाल सुखाड़िया राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री और सर्वाधिक 17 साल के लगभग मोहनलाल सुखाड़िया जी ने राजस्थान पे शासन किया है भाई। CS वेंकटाचार्य एकमात्र ऐसे राज्य मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के जिसकी नियुक्ति केंद्र में हुई थी, राज्य में नहीं। आपातकाल के दौरान राज्य में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थी, ये भी सही है। लेकिन जगन्नाथ पहाड़िया भरतपुर के थे, ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति के नहीं थे, ये अनुसूचित जाति के थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये आपके SC के थे, ST के नहीं। यहाँ पे ST डाल के आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, जैसा कि आमतौर पे आयोग करता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टीकाराम जी पालीवाल आपका सही उत्तर होगा और इसका रेफरेंस देख लीजिए आप। टीकाराम पालीवाल दौसा जिले के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ये लगभग 7 माह मुख्यमंत्री रहे और बाद में जब जयनारायण जी व्यास मुख्यमंत्री बने उस समय इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। जयनारायण व्यास हैं वो राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री हैं। हीरालाल शास्त्री अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे और मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं वो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। देखिए, अब 1 अप्रैल 2019 के बाद राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन कितना हो गया? तो 75,000 रुपये है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन उस राज्य की विधानसभा तय करती है, ये ध्यान रखना है। केंद्र सरकार की या संसद इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई उनका लेना देना नहीं है। और मुख्यमंत्री का वेतन 10 साल पर एक बार बढ़ाया जाता है। इसमें वेतन में महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता शामिल होता है। इस तरह मुख्यमंत्री के वेतन भी सारे भत्ते शामिल होते हैं। तो मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 है, स्पीकर का 70,000 है, उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री का 65,000 है, राज्य मंत्री को 62,000 रुपये मिलता है, तो उप मंत्री को 60,000 रुपये पेमेंट मिलता है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? उप मुख्यमंत्री नहीं करता है भाई, ये ध्यान रखना। गृह मंत्री भी नहीं करेगा, वित्त मंत्री भी नहीं करेगा, राजस्व मंत्री भी नहीं करेगा। एक पैनल बनाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री करता है। मुख्यमंत्री जिसको कहता है भाई मेरी अनुपस्थिति में ये सदन की अध्यक्षता करेगा, मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करेगा, वही करता है। ठीक है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 167 जो है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्य और दायित्वों के बारे में उल्लेख करता है कि राज्यपाल को जानकारी उपलब्ध करवाना मुख्यमंत्री का दायित्व है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। 13वां प्रश्न है, वर्तमान मंत्रिमंडल में कौन सुमेलित नहीं है? प्रमोद भया खान विभाग गोपालन विभाग सही है। उदयलाल अंजना सहकारिता इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। भंवर सिंह भाटी जो हैं वो कृषि पशुपालन और मत्स्य विभाग इनके पास नहीं है। भंवर सिंह भाटी ये कृषि विभाग पशुपालन और मत्स्य विभाग मंत्री लालचंद जी कटारिया हैं। प्रसादी लाल मीना आपके उद्योग और राजकीय उपक्रम विभाग के सदस्य अध्यक्ष हैं ही, मंत्री हैं ही। 14वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? राज्य में एकमात्र 15वीं विधानसभा की अवधि 5 वर्ष अधिक बढ़ाई गई। अरे भाई 15वीं नहीं है रे, ये 5वीं है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मुख्य मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में सर्वप्रथम त्रिशंकु विधानसभा होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये सही है। 6वीं विधानसभा को 5 वर्ष पहले ही भंग कर दिया गया था। और ये चौथा प्रश्न वो है, बरकतुल्ला खां राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, इसको रिफॉर्म कर देंगे भाई। चलिए, बरकतुल्ला खां राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिनका पद पर रहते देहांत हुआ था। अच्छा, 15वां प्रश्न है महाधिवक्ता के बारे में। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 165 में उल्लेख होता है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में होता है। महाधिवक्ता के कार्यकाल तथा पद से हटाए जाने के बारे में संविधान मौन है। संविधान में महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि न तो उसको निश्चित टर्म दिया गया है, न उसको हटाने की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। जीसी कासलीवाल राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे, बिल्कुल सही है। और राजस्थान में महाधिवक्ता कार्यकाल का मुख्य पीठ जयपुर में नहीं है भाई, जोधपुर में है, तो ये आपका ध्यान रखना है। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1A
जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। तो देखिए 91वें संविधान संशोधन 2003 जो है उसमें दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो आपको केंद्र के संदर्भ में अनुच्छेद 75 में धारा 1 जोड़कर ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री सहित केंद्र में कुल लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। वर्तमान में 78 मंत्री हैं। मंत्री कितने हो सकते हैं केंद्र में? 81 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में केवल 78 हैं। पहला प्रावधान तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में केंद्र के संदर्भ में किया, अनुच्छेद 75 में संशोधित किया। दूसरा राज्य के संदर्भ में भी किया था भाई। राज्य के संदर्भ में क्या किया था उन्होंने कि 164 धारा 164 में उपबंध 1 जोड़ा गया और उन्होंने ये बताया कि मुख्यमंत्री सहित किसी भी राज्य के विधानसभा, याद ध्यान रखना, विधान परिषद का मुख्य मंत्रिमंडल से कोई संबंध नहीं है 15% से। विधानसभा भी जैसे मान लो अपने विधान परिषद बनती है तो वहाँ भी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी, मंत्रियों की संख्या वही आपके 66 जो है वही आपका 30 मंत्री हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे अनुच्छेद 164 में ये बताया गया कि मुख्यमंत्री सहित किसी भी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या का मुख्यमंत्री सहित 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन किसी भी राज्य में यदि विधानसभा सदस्यों की संख्या कम है तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 तो होनी ही होनी चाहिए। तो ये सारा उपबंध इसमें किया गया था। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ये भी सही है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा, उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्दों का वास्तविक अर्थ विधानसभा के प्रसाद पर्यंत होता है, ये भी आपका सही है। 18वां प्रश्न है, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही तो इसमें देखिए, निंदा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध रखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। जबकि निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री या कई मंत्रियों के विरुद्ध भी पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि कोई मंत्री विशेष कोई ऐसा अवांछित, अशोभनीय या अनैतिक कार्य करता है तो उसके विरुद्ध भी व्यक्तिगत रूप से भी निंदा प्रस्ताव उसके विरुद्ध पारित किया जा सकता है। लेकिन जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है वो एक मंत्री के लिए मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उसका उत्तरदायी होगा। यदि मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, संपूर्ण मंत्रिमंडल बर्खास्त समझा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार के लिए त्यागपत्र देना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है, परंतु निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर ऐसा नहीं है, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट देखो, निंदा प्रस्ताव दोनों सदनों अर्थात विधानसभा और विधान परिषद में रखा जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल विधान परिषद में नहीं, ऐसा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विधान सभा में होगा। तो 1, 2 और 3 ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। वर्ष 2020-21 में विधानसभा समिति व सभापति का कौन सा युग्म गलत है? देखिए, जन लेखा समिति के अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं, सही है। विशेषाधिकार समिति की श्रीमती शकुंतला रावत हैं। नियम समिति की अनीता बघेल हैं और राजकीय उपक्रम समिति के हेमाराम चौधरी है। तो नियम समिति जो है उसका अध्यक्ष जो होता है वो विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है। जैसे वर्तमान में अपने विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, तो नियम समिति के अध्यक्ष भी सीपी जोशी होंगे। अनीता बघेल महिला एवं बाल कल्याण समिति से संबंधित जो है इसका अध्यक्ष है। और इसमें ये चीज़ एक कॉमन है दोनों में, जैसे नियम समिति में भी 11 सदस्य होते हैं और महिला एवं बाल कल्याण समिति जो होती है विधानसभा में उसमें भी 11 सदस्य हैं। तो महिला एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तो अनीता बघेल हैं और आपके नियम समिति के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 15वीं विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, वर्तमान में राज्य विधानसभा में 25 नहीं भाई, अभी 26 महिलाएं हो गई, ये ध्यान रखना है। अभी इसमें 26 महिला हो गई, 13%। सर्वाधिक 4 महिला प्रतिनिधि जोधपुर से हैं, ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की संख्या 3 है, ये भी सही है। और अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की संख्या 6 नहीं है, 8 है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम 4 उपाध्यक्षों का सही क्रम कौन सा है?
ये 20वें प्रश्न में थोड़ा सुधार करना है भाई, ये थोड़ा देख लेना। चलिए, राजस्थान विधानसभा के प्रथम 4 उपाध्यक्षों का सही क्रम, जो पहला ऑप्शन है लाल सिंह शेखावत, निरंजन नाथ आर्य, नारायण सिंह और पूनम चंद बिश्नोई होगा आपका आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव कीजिए। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व विधानसभा सचिवालय का सचिव प्रमाणित करता है। बिल्कुल करता है। लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे, ये भी सही है। 8वीं विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से 200 की गई थी। 8वीं नहीं थी, 6वीं विधानसभा से शुरू किया गया था। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तब राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये भी सही है। जगन्नाथ पहाड़िया उस समय शायद असम के राज्यपाल थे। संवैधानिक गतिरोध हुआ था यहाँ पे दीपावली के दिन, ये जो है ना अब यहाँ पे आके मुख्यमंत्री का पद राजस्थान में संभाले थे और एक संवैधानिक गतिरोध उस समय उत्पन्न हो गया था कि कोई व्यक्ति राज्यपाल रहते हुए सक्रिय राजनीति में कैसे आ सकता है। 23वां प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो कार्य सलाहकार समिति आपका इसका उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव कीजिए। 1967 के चुनाव परिणाम में स्वतंत्र पार्टी को 48 सीटें प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही। रिचर्ड सीसन ने द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान पुस्तक लिखी, सही। विजय भंडारी ने राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक लिखी, ये भी सही है। न्यूनतम 70 विधानसभा सदस्य एक मत होकर राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। 70 की जरूरत नहीं है, 50 व्यक्ति भी, 50 एमएलए यदि एक मत हो जाएं तो विधानसभा में जो है मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। सार्वजनिक महत्व के एक मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंत सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्नों की सूचना दे सकता है? तो वो आपका 1 होगा। 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 के संदर्भ में विचार कीजिए तथा असत्य कथन को छांटिए। कथन 1 है, रामगढ़ अलवर सीट के चुनाव बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की मृत्यु होने के कारण स्थगित किया गया था, बिल्कुल सही है। चुनाव में कांग्रेस तथा बीजेपी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर 26 था, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके इसमें सही होंगे। हाल ही में राजस्थान विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ है। राजस्थान विधान परिषद के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान विधानसभा में विधान परिषद को लेकर संकल्प पत्र पारित किया गया था 2012 में, कथन सही है। संभावित विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 66 होंगे, ये भी सही है। 1/3 सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाएंगे, 1/2 सदस्य स्थानीय निकायों, नगर पालिका और जिला बोर्डों के द्वारा चुने जाएंगे। 1/2 का तो कहीं संदर्भ ही नहीं है भाई, 1/12 होगा वहाँ पे। और यहाँ पे 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष के लिए अध्यापक कार्य कर रहे अध्यापक गणों द्वारा चुने जाएंगे और 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके युवा वर्ग द्वारा चुने जाएंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही होगा, लेकिन आपको इस स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं रखना है। इस स्टेटमेंट को संशोधित कर देंगे, चौथे स्टेटमेंट को, क्योंकि यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, 1/12 आएगा। इसमें 1 लगाना है, इसमें भूल गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन राजस्थान के कैबिनेट मंत्री की सूची में नहीं है? देखिए, पीपी चौधरी नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वो आपके 4 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 आपका जो है राज्य मंत्री हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान से 6 व्यक्ति हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में या विशेष पदों पर बैठे हैं। रेल मंत्री जो पीयूष गोयल हैं वो भी अपने पाली और जोधपुर में उनकी एजुकेशन हुई है, जोधपुर में उनका जन्म हुआ है। हालांकि अभी असम से आपके राज्यसभा से सांसद हैं पीयूष गोयल, लेकिन वो राजस्थान के मंत्रिमंडल से संबंधित कोई वहाँ पे उसकी गिनती नहीं होगी। ओम बिरला जो हैं कोटा से हैं, ओम बिरला अपनी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो उनको भी उसके कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री में शामिल नहीं करेंगे।
वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और मंत्री एक और है आपका, क्या है, अर्जुन राम मेघवाल। हाँ ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले। रेल मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना है। भूपेंद्र यादव है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं आपके जो हैं जल शक्ति मंत्री। ये थोड़ा सा देख लेना है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार केंद्र में 81 मंत्री हो सकते हैं, वर्तमान में 78 हैं। राजस्थान के 4 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में पदासीन हैं, 2 कैबिनेट हैं, 2 राज्य मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री हैं। कोटा के सांसद ओम बिरला हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मंत्री के सभी सुविधाएं इनको प्राप्त हैं, किंतु उसका पद संवैधानिक है, इसका मंत्री पद में नहीं जोड़ा जा सकता। राजस्थान में 25 सांसद चुने जाते हैं, 25 के 25 बीजेपी के सांसद हैं वर्तमान में, जबकि राज्यसभा में जो 10 सीट आरक्षित हैं उसमें 7 सीटें बीजेपी के पास हैं और 3 सीटें अपने कांग्रेस के पास हैं। अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पीयूष गोयल नहीं है भैया, अश्विनी वैष्णव जो हैं वो अश्विनी वैष्णव आपके पाली से संबंधित हैं, उड़ीसा हैं वो, असम भी मैं सॉरी उसमें गलत बता दिया भाई, उड़ीसा से हैं, ये असम से नहीं है। उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल मत कर लेना। रेल मंत्री को यहाँ पे जानबूझ के आपको कंफ्यूज नहीं हो, इस वजह से यहाँ पे आपके लिए डाला है। यहाँ पे पहला मंत्री है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं। यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, कौन पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुन राम मेघवाल या चारों सांसदों को अपने मंडल के साथ, मंत्री पद के साथ, मंत्रालय के साथ सामूहिक वो मिलान करने वाला प्रश्न भी यहाँ पे बना सकते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी एमसैंड नीति के अनुसार राजस्थान में कितनी इकाइयाँ एमसैंड में कार्य कर रही हैं, तो उसका उत्तर होगा आपका 20। वर्तमान में SDG सतत विकास लक्ष्य के तहत कितने वैश्विक संकेतक निर्धारित किए गए हैं, 247। वर्तमान में राज्य की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 1,80,217 किलोमीटर। राजस्थान विधानसभा में 18वें और प्रथम दलित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, कैलाश मेघवाल आपका सही आंसर हो जाएगा। और राजनीतिक कार्यालय जो है CP जोशी उसके उत्तराधिकारी थे और दीपेंद्र सिंह शेखावत इनके पूर्वाधिकारी थे। राजस्थान विधानसभा की कौन सा द्वार जयपुर शैली पे बना हुआ है, तो उत्तरी द्वार तो है जयपुर शैली का, ठीक है। अभी इसमें विधानसभा के बारे में सारी डिटेल पूरा इतिहास लिख दिया भाई, इससे ज़्यादा विधानसभा में क्या पूछेगा, आप देख लो। इसमें 2001 में ज्योतिनगर जयपुर में भवन तैयार हुआ, KR नारायण ने उद्घाटन किया था इसका। उत्तरी द्वार जो है जयपुर शैली, दक्षिणी द्वार मारवाड़ शैली, पूर्वी द्वार शेखावटी शैली, पश्चिमी द्वार जो है आपका पश्चिमी शैली, और बरामदे में मेवाड़ की स्थापत्य शैली उत्कीर्ण है। 160 विधानसभा के सदस्य उस समय 1952 में थे, 30 सदस्य अजमेर की धारा सभा के थे। 29 मार्च को पहली बैठक सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई। झुंझुनू के विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित नरोत्तम लाल जोशी पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे। लाल सिंह सख्तावत को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अजमेर मेरवाड़ा की 30 सदस्यीय जो पृथक विधानसभा जिसको धारा सभा कहा जाता था 1956 में मिली। 190 सदस्य 1977 में हो गया था। छठी विधानसभा में 200 सदस्य वर्तमान तक बने हुए हैं। सर्वाधिक 19 विधानसभा क्षेत्र जयपुर से हैं, उससे बाद में 11 विधानसभा क्षेत्र अलवर से हैं। ये सारी डिटेल इसमें देने की कोशिश हमने की है। जैसलमेर सबसे कम हैं, लगभग 2 हैं। तो ये सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। राजस्थान विधानसभा के पदाधिकारियों के बारे में भी काफ़ी कुछ इसमें डालने का कोशिश हम लोगों ने की है। चलिए 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संपूर्ण भारत का एकमात्र विधायक थे जो प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते? हरिदेव जोशी थे भाई। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा के समय लागू हुआ? चतुर्थ। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संगारक और प्राणदाता होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 164। 164 ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। 91वें संविधान संशोधन 2003
के अनुसार 2 प्रावधान किए गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुच्छेद 75(1) में संशोधन किया गया था कि लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैसे मंत्री हो सकते हैं? वर्तमान में 78 हैं। 164(1) में राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 164(1) में ये प्रावधान किया गया था, किसी भी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्री मुख्यमंत्री सहित नहीं हो सकते। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 30 मंत्री हो सकते हैं और मतलब आपको इसमें विधान परिषद के बारे में या केंद्र के संदर्भ में राज्यसभा के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। मंत्रिमंडल जो बनेगा वो केंद्र के संदर्भ में लोकसभा और राज्य के संदर्भ में विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या की गिनती होगी। अभी आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राजस्थान में विधान परिषद चर्चित है, विधानसभा बनती है तो 66 सदस्य अतिरिक्त हो जाएंगे अपने राजस्थान विधानमंडल में, तो क्या मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। 66 हो चाहे 166 हो, आपको 200 जो वर्तमान विधानसभा सदस्य संख्या है उसी का 15% के हिसाब से मंत्रिमंडल बनाना है। निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 213 ये कहता है कि उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाए, ऐसा लगे, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाए कि जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना अति आवश्यक हो, तो वह एक अध्यादेश प्रतिस्थापित कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश प्रतिस्थापित नहीं करेगा यदि वैसे ही उपबंध केंद्र सरकार में मतलब पुरस्तापित किए गए हों, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे गए हों, या फिर विधानमंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अविधि मान्य होगा जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो गई हो। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आपको इसमें देख लेना है। स्पष्टीकरण भी है यहाँ पे डाल दिया है, आप एक बार इनका ओवरव्यू कर लेना। राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा में रखा जाता है? तो अनुच्छेद 200 के अधीन ये मानी जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 क्या कहता है, इसके बारे में विधेयकों की अनुमति के बारे में क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की है। कि देखिए मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयकों पर उसके किन्हीं निर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टता किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करे। अर्थात यदि कोई विधेयक राज्यपाल के पास अनुमति के लिए जाता है तो 4 परिस्थितियाँ बन सकती है। उस पर अनुमति दे सकता है, उस पर अनुमति नहीं दे, मना कर दे, या राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख ले, या फिर उसको वापस लौटा दे। ठीक है। 40वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 153 में ये उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 153 में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि कोई भी बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए निवारित नहीं करेगी। 41वां प्रश्न, राज्य गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वास्तव में किसके द्वारा जारी किया जाता है? वास्तव में वो विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल निर्णय ले सकता है, स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, अभी ऊपर देखा था हमने। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भी भेज सकता है, राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 200 ये बताता है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति दे सकता है, उस पर अनुमति देने से मना कर सकता है, उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति के विचारार्थ
सुरक्षित रख सकता है या किसी संशोधनों हेतु वापस सदन को लौटा भी सकता है, पुनर्विचार के लिए भी दे सकता है। राज्यपाल को निम्न में से कौन सा शक्ति प्राप्त नहीं है? तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति मुख्यमंत्री को नहीं है, बाकी ये आपको राज्यपाल को नहीं है, बाकी सारी हैं। कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं, ये सारा मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। एक्चुअली में हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है और आपको निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई संदेह हो तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक फुटर पे आपको हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में भी हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ जाके आप उस पर प्रश्नों पे आपत्ति कर सकते हैं। और यदि आप रेगुलर टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को रिपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ऑनलाइन टेस्ट जब भी देते हैं, आपको किसी प्रश्न पे संदेह है, हो सकता है कि मानवीय भूल किसी प्रश्न में हो जाए, कोशिश यही करते हैं कि सभी प्रश्न आपको काट छाँट करके बिल्कुल प्योर शुद्ध प्रश्न आपके पास उपलब्ध हों, लेकिन फिर भी मानवीय चूक हो सकती है। तो किसी भी प्रश्न में यदि आपको संदेह होता है तो निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसका संशोधन किया जा सके। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण जो है वो राज्यपाल का अभिभाषण है। भारत के कौन से राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? नहीं, अब कर सकता था, पहले था प्रावधान, आजकल हटा दिया गया इसको। अगला जो प्रश्न पत्र आएगा आपका 21वें नंबर का प्रश्न पत्र, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ये शायद संविधान संशोधन 124वां, उसके तहत इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल है प्रश्न है, इसलिए इसको शामिल करने की कोशिश की है। राज्यपाल निम्न से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है? एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ऐसी आमतौर पे परंपरा है, नियम नहीं है। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल को किसी भी उसके होम जो गृह राज्य है उसमें राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाए, ऐसा उपबंध नहीं है। सरकारी आयोग ने ये सुझाव ज़रूर दिया था कि एक तो जो धारा 256 है, 352, ठीक है, 356 धारा 356 जो राष्ट्रपति शासन से संदर्भित है, तो ये एक तो कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि सरकारी आयोग ने ये भी सिफारिश की थी कि संबंधित किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री से थोड़ा सलाह मशवरा कर लिया जाना चाहिए। हालांकि दोनों ही जो उनकी सिफारिशें थी सरकारी आयोग की, उनको नकार दिया गया था। अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, ये तो सही है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। किसी राज्य को उसके कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में शामिल है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान में वर्तमान में कितने मंत्री हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में 4 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। पहला जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरा भूपेंद्र जी यादव हैं पर्यावरण मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं और कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। 52वां प्रश्न उसी से संबंधित है, एक तरह से इसको रिपीट करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। 15वीं विधानसभा में दिसंबर 2019 तक कुल कितनी महिलाएं हैं? ये 53वें प्रश्न में ये जो ऊपर डेट जो है वो चेंज होनी चाहिए थी भाई, इसमें ये ध्यान रखना, वर्तमान होना चाहिए। 15वीं विधानसभा में वर्तमान समय में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो वो आपका ये ध्यान रखना है, 26 महिलाएं हैं। इन 26 महिलाओं में जो वर्तमान में एससी की 34 आरक्षित सीटें हैं। देखिए 59 सीट जो हैं वो राजस्थान विधानसभा में 59 सीट जो हैं वो आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिसमें 34 आपकी एससी के लिए हैं और 25 आपकी एसटी के लिए हैं। 34 आरक्षित सीटों में
8 सीटों पर महिलाएं हैं। 34 एससी की आरक्षित सीटों में 8 महिलाएं हैं। एसटी में 25 सीटें आरक्षित हैं जिनमें 3 महिलाएं हैं, जिसमें टोटल जो 26 महिलाएं हैं, 13% जो हो गई हैं, उसमें 14 कांग्रेस की हैं, 10 बीजेपी की हैं, 1 आरएलपी की है और 1 निर्दलीय हैं। सर्वाधिक 4 विधायक महिला विधायक जोधपुर से हैं भाई, ये ध्यान रखना। और ये संपूर्ण जो अपने महिला विधायक हैं उनकी डिटेल मैंने देने की कोशिश की है। और जो सर्वाधिक ये पूछा है, अभी पहले एलआईसी की परीक्षा हुई है शायद अभी, तो उसमें ये प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन से जिले से सर्वाधिक महिला राजस्थान विधानसभा में महिला सदस्य संख्या हैं, महिलाएं हैं। तो ये जोधपुर आपको ध्यान रखना है। जोधपुर को मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया है कि देखिए, सुश्री ये दिव्या मदेरणा जोधपुर से हैं, मनीषा पंवार जोधपुर से हैं, मीना कंवर जोधपुर से हैं और सूर्यकांता व्यास जोधपुर से। ये सूर्यकांता व्यास जो हैं वो भी भाजपा की हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य में मुस्लिम आबादी केवल 9% है, लेकिन ये समुदाय राज्य के 36% सीटों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। राजस्थान में लगभग 272 जातियां हैं, जिसमें 51% ओबीसी हैं। राज्य में एससी के लिए 34 और एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। ये सही है, सारे ही कथन आपको इसमें सही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किसी राशन डीलर की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होती है तो कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है? 50 लाख रुपए में उसको मिलेंगे। यदि कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, राज्य सरकार का कर्मचारी है, तो उसको 50 लाख रुपए कर्तव्य पर रहते हुए मृत्यु होती है तो उसको पारितोष के रूप में दिया जाएगा। और राशन डीलर में महिलाओं का आरक्षण वर्तमान में 30% है, वो आपको पता होगा। किस जिले से उपभोक्ताओं को घर बैठे ही दूध और दुग्ध निर्मित अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाने हेतु सरस आपके द्वार योजना की शुरुआत की जा रही है? वो आपका चित्तौड़गढ़ है। निम्न में से कौन राज्य की प्रथम राफेल युद्धयान चलाने वाली महिला बनी है? शिवांगी सिंह आपका आंसर होगा। कोविड-19 की जांच स्वयं करने हेतु आईसीएमआर ने कौन सी किट तैयार की है? कोविसेल्फ आपका आंसर होगा। राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक टेनिस कोर्ट बनकर तैयार हुआ है? वो आपका बांसवाड़ा होगा। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राज्य सरकार ने किस शीर्षक से ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड महामारी में अपने माता पिता खो चुके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की पहल किस जिले से शुरू की है? वो आपका कोटा। बाड़मेर में गुड्डा मनाली विधानसभा क्षेत्र किस विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दिया है? हेमाराम चौधरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय तथा गैर राजकीय बाल देख रेख संस्थानों में परिवारों को विमुख 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं हेतु कौन सी योजना शुरुआत की है? उत्कर्ष योजना। हाल ही में न्यूयॉर्क निवासी निखिल मेहता की पहल पर किस जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की गई है? जोधपुर। कोलंबस इंटरनेशनल फिल्म एंड एनिमेशन फेस्टिवल 2021 की जूरी बोर्ड में राजस्थान के किस व्यक्ति को शामिल किया है? ईशान हर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का कोई व्यक्तित्व है यदि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भी काम करता है तो वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, राजस्थान की परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। ईशान हर्ष को आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में क्या सत्य है? इसमें आपके सारे ही कथन सही हैं, आप ये देख लेना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो योजनाओं वाले जो भी प्रश्न है उसमें सभी कथनों को सही मान के किया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 जो उसका आधार वर्ष है, कीमतों पर 2019-20 के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? कृषि का 26.73% है, उद्योग का 28.57% है और सेवा क्षेत्र का 45% के लगभग है, 44.70। इकोनॉमी सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही? -6.61% आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। राज्य में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? 2011-12।
राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता है? जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा का किया जाता है, उदयपुर का नहीं किया जाता। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? 271.33 मीट्रिक टन। वर्तमान में राजस्थान का थोक भाव सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 1999-2000 है। राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,69,028 किलोमीटर आपकी लंबाई है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बैंक जमा लगभग 69,284, 70,000 के लगभग है। ये वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान 39.45। नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या 567.76 लाख है। वर्ष 2014-15 में 2019-20 की सकल राज्य मूल्य वृद्धि कीमतों पर वार्षिक वृद्धि क्या रही? 4.16%। राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कृषक कल्याण कोष की स्थापना कब की गई? 16 सितंबर 2019। देश में उपलब्ध कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में? 13.27 आंसर होगा। राजस्थान में नवीन कृषि गणना कब हुई? 2015-16, 5 साल में एक बार होती है। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत सिंचित है? 11%। कृषि गणना 5 वर्ष में। 2015-16 में महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई? 24.44%। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 4.5%। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में पूर्वानुमानों के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में कुल कृषि उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 2.08%। राष्ट्रीय खाद्य मिशन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य मिशन में केंद्र राज्य अनुपात क्या है? 60:40। राज्य का सकल या शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष 2011-12। इकोनॉमी सर्वे 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक है? वो आपका निर्माण। पशुगणना 2019 राज्य की कौन सी पशुगणना है? 20वीं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? कुल पशुधन 567.76 लाख पशुधन है, सही है। कुक्कुटों की संख्या 146.23 लाख है, ये भी सही है। देश के कुल पशुधन का 10.60% हिस्सा राजस्थान में है, ये भी आपका सही है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य का देश में कुल पशुधन संख्या में कौन सा स्थान है? दूसरा। राज्य में 2012 की तुलना में 2019 में निम्न में से किस पशु संपदा में धनात्मक वृद्धि हुई है? भैंस और गाय दोनों में हुई है, ये ध्यान रखना। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस पशु संपदा में का प्रथम स्थान है? बकरी। देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? 10.60%। नवीनतम पशुगणना के अनुसार राज्य में पशुधन की संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? 1.66% की कमी हुई है भाई। 19वीं गणना की तुलना में राज्य के किस पशुधन की संख्या में सर्वाधिक कमी 20वीं पशुगणना में पाई गई है? तो गधे की सबसे ज़्यादा कमी हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि का क्रमशः लक्ष्य क्या रखा गया? तो 4%, कृषि में 8.5%, उद्योग में और सेवा क्षेत्र में 9% का लक्ष्य रखा गया था। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदत्त अनुदानों के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेंसी कौन है? ग्राम पंचायत। वर्तमान में चल रहे 6ठे वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2020 से 25। 6ठे वित्त आयोग के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हैं। अशोक लाहोटी जो सांगानेर से बीजेपी के विधायक हैं, वो इसके सदस्य हैं। और भीम विधानसभा क्षेत्र के एक पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह जी जो हैं, वो इसके सदस्य हैं। अर्थात एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों सहित 6ठा वित्त आयोग राजस्थान के लिए बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान रखा गया है। राज्य वित्त आयोग का कार्य ये होता है कि वो राज्य में के जो संसाधन हैं
वो उनका वितरण किस प्रकार न्यायोचित तरीके से करें, उसकी सिफारिश राज्य सरकार को करें। इस प्रकार आज के ये 100 प्रश्न आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई संदेह लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत अविलंब प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।